मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाला लेक्चर जो है मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आप इसको देख सकते हो। हालांकि जो लेक्चर इसके पहले मैंने डाला था इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म वाला, वो एक बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर अपन बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उसका डेरिवेशन मैंने उसके अंदर करवाया हुआ है, जो हमारे काम का टॉपिक, जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्लास के अंदर अपन कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे और अर्थ मैग्नेटिज्म के अपन डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। मेंस में और नीट में इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की। तो एक काम का टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अपन कुछ बेसिक फैक्ट्स भी अपन इसके अंदर जानेंगे। तो ये लेक्चर 2 है। इसके पहले जो पीवाईक्यूज इसमें है उसको सॉल्व करने के लिए हमें लेक्चर 1 को देखना जरूरी है। तो अगर लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो अभी इस क्लास के बाद सबसे पहला काम यही करना, लेक्चर 1 जरूर देख लेना। इसको भी मैं यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि हमारे अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। भाई हमें पता है हमारा अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही हम उससे जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे गिरती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारी अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ध्यान रहो, कैपेसिटेंस में हमने अर्थ की कैपेसिटी भी कैलकुलेट की थी, जो कि इनफाइनाइट आई थी। रिलेटिव इनफाइनाइट, हालांकि इनफाइनाइट नहीं होती, 911 माइक्रोफैरेड होती है, बट फिर भी हम उसको इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। तो हमारी अर्थ की कैपेसिटेंस भी होती है, हमारी अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखता है। तो हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि इसे आप नॉर्थ कह सकते हो। जो रेड कलर में है वो आपकी साउथ हो जाएगा, हमारी अर्थ का साउथ। यानी कि हमारी अर्थ के पास भी, अर्थ भी हमारी, चूंकि ये रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, इस वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जो रेडिएशन इससे बाहर निकलती है उसे हम मैग्नेटिक रेडिएशन नाम देते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ अर्थ की ही नहीं होती, सन के पास भी मैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसे हम बहुत बार वहां से जो मैग्नेटिक रेडिएशन जो हम तक पहुंचती है उसे हम सोलर स्टॉर्म का नाम भी देते हैं। सुना भी होगा आपने सोलर स्टॉर्म, ठीक है। तो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि सीधी सी बात है, हमारी अर्थ के पास भी एक नॉर्थ होगा, हमारी अर्थ के पास भी एक साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है, जो आपको इस तरह से दिखाई देती है। अब बात ये आती है कि यार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो हमें पता लग गया, दिखता कैसा है वो भी आपको मैं एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा होगा। रियलिटी में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस तरह का दिखाई देता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, जहां पर अब देखो वही सारी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी ज्यादा होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली पैक होंगी, पास पास होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये गैप है जो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाने लगते हैं हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है। तो ये हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, इसका कोई तो ओरिजिन होगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो हुआ कैसे? क्या स्टार्टिंग से जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ बनी थी, क्या तब भी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड था? और नहीं था तो फिर कहाँ से आया? और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि चलो ठीक है, हमारी अर्थ एक मैग्नेट है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैग्नेट बनी तो बनी कैसे? क्या जन्म से मैग्नेट थी या बाद में बनी? हालांकि इसका प्रॉपर आंसर तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल जो किए हैं लैब में, उस अकॉर्डिंग हमें एक थ्योरी दी गई कि हमारी अर्थ का जो कोर है, अगर हमारे अर्थ की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमारी अर्थ में जो बाहर वाला पोर्शन होता है
जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, सबसे बाहर वाला पोर्शन जिस पर हम रहते हैं वो क्रस्ट है। अब मेन बात जो होता है इसके अंदर वाला ये वाला पोर्शन जो होता है ये मेंटल होता है। अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये जो आपको दिख रहा है सेंटर वाला पोर्शन, ये लावा की फॉर्म में होता है। ठीक है, गर्म होता है मतलब लावा की फॉर्म में होता है। सेंटर वाला कोर जो होता है ये लावा की फॉर्म में होता है। लावा की फॉर्म में होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो सारी लिक्विड स्टेट में होती है। इस केस में जितनी भी मेटल्स होती है वो सारी किसमें होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ मेटल्स के ऊपर थोड़ी सी, मैं आपको हालांकि इसके ऊपर बात अपन करेंगे आगे जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, पैरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जब पढ़ेंगे तब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा कि हमारी अर्थ का जो कोर है, जो सेंट्रल पोर्शन है, वो लावा की फॉर्म में होता है, यानी कि वहां पर जितने भी मेटल्स प्रेजेंट है वो लिक्विड की फॉर्म में। जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो हमें ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन से अलग हुई है। जो माना जाता था कि हमारी जो अर्थ है वो सन से टूटकर अलग हुई है। स्टार्टिंग में ये एक आग के गोले की तरह थी। अब जाहिर सी बात है जब ये आग के गोले की तरह होगी तो जितनी भी मेटल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी उस टाइम पे, जो भी मेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो लिक्विड स्टेट में होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जितनी भी मेटल्स होंगी वो लिक्विड मेटल्स होंगे, फिर चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या कोई दूसरी मेटल हो, वो लिक्विड स्टेट में होगी। अब होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा होने लगा वो लिक्विड मेटल जो है वो मेल्ट होने लगे, मतलब जमने लगी, जम के सॉलिड में कन्वर्ट होने लगी। अब होता क्या है, जब लिक्विड मेटल्स के पास, ध्यान रखना जो रीजन जो दिया गया, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट करती है, तो यहाँ पर जो भी लिक्विड मेटल्स हैं वो भी रोटेट करेंगे इस तरह से, ये रोटेशन को दिखा रहा है। तो जो भी लिक्विड मेटल्स होती है वो भी रोटेट करती है हमारी अर्थ के साथ। इनकी रोटेशन की वजह से क्या होता है, लिक्विड मेटल्स के पास, क्योंकि मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन सर्किटल ऑर्बिटल सर्किट में इस तरह से सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक मेटल के अंदर अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास एक मेटल है, मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है, ये पहले इस तरह से मोशन कर सकता था सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होता है, ये सर्कुलर करना शुरू कर देता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से सर्कुलर करंट बनने लगती है, एक लूप बनने लगता है, एक सर्कुलर करंट का एक लूप बन जाता है। इस लूप को हम नाम देंगे डोमेन। क्या नाम देंगे, डोमेन। इसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डोमेन। रियलिटी में जो सही नाम इसको दिया जाता है मैग्नेटिक डोमेन। क्यों, क्योंकि ये लूप, ध्यान रखना, एक करंट कैरिंग लूप जो होता है हमारे पास, ये एक डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। ध्यान रखना, करंट कैरिंग लूप हमारे लिए डाइपोल का काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल का ये काम करता है। मतलब इसके पास नॉर्थ पोल भी होता है और इसके पास साउथ पोल भी होता है, दोनों पोलरिटी इनके पास होती है। तो इस लूप को हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे डोमेन इसके अंदर बन जाते हैं, और ये मैग्नेटिक डोमेन ही रीजन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि हमारे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो इसके रोटेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। जो हमारी अर्थ रोटेट करती है इसके एक्सिस के अराउंड, जैसा कि आपने यहाँ देख रखा हो, ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व रोटेशन कर रही है। इसकी एक फिक्स स्पीड होती है, अगर इस स्पीड को बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इस रोटेशन को बिल्कुल जीरो कर दें तो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अब सोच के देखो, एक टाइम को अगर हमारी अर्थ घूमना बंद कर दे, मान के चलो हमारी अर्थ अगर घूमना बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलर लूप जो है वो जीरो हो जाएंगे, सर्कुलर करंट जो बन रही थी वो नहीं बनेगी, करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है सडनली जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर जो भी मैग्नेट का जो एक्सिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पर थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान के चलो सन की जो मैग्नेटिक रेडिएशन है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि रिपेल करता है उसको। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट की मैग्नेटिक रेडिएशन से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिंग कवच है हमारे सामने, हमारी अर्थ के सराउंडिंग, जो हमें प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से, जो दूसरे प्लेनेट से या हमारे सन से या किसी अननोन एस्ट्रॉइड से आ रही है।
ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं, है ना। तो ये हमारे पास रीजन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो समझ में आ गया कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पास जाहिर सी बात है एक मैग्नेटिक डायपोल भी होगा। अब मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है। अब ध्यान समझना, मान के चलो कि ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ का मेरा मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये इसने देखा रखा है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल से मेरा ज्योग्राफिकल, आप कुछ टर्म समझना आप जो आपको आगे काम आएगी। सबसे पहले तो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी ये वो पोल होता है जो हमारी रियलिटी में नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यानी कि जो हमारी उत्तर दिशा होती है वो यही होती है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारी उत्तर दिशा होती है और ज्योग्राफिकल साउथ हमारी दक्षिण दिशा होती है। जो दिशा हम यूज करते हैं, जो साउथ हम यूज करते हैं, जैसे कि हम मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास हमारा, या हम किसी भी मैग्नेट को मान के चलो कि ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो हमें पता है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेट करती है। इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो नॉर्थ को बताता है, और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो साउथ को बताता है, मतलब साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ ये बता रहा है ना, ये जो नॉर्थ ये बताता है वो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। मतलब ज्योग्राफिकली ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकली ये हमारी साउथ डायरेक्शन, और इसके अलोंग ही हमारी एक्सिस जो है, यहाँ से ही हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। अब अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं, ध्यान रहना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, अगर मैं यहाँ से अर्थ को कट कर दूं तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो ये जो प्लेन बना है, जो प्लेन बना है जो यहाँ से पास होगा, इसे मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है? ये एक प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जो उस एक्सिस से पास हुआ है, उसे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक पोल होता है। मैग्नेटिक पोल का मेरा मतलब होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि अर्थ का पोल है ये। ठीक है, अर्थ है यहाँ पे। अब ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ नॉर्थ होता है वहां पर साउथ होता है हमारा, और यहाँ पर जहाँ साउथ है वहां पर हमारा ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होते हैं ये, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक कंपास को लेते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा। भाई जाहिर सी बात है, हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए हमारा कंपास डायरेक्शन बता पाता है। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो हमारा कंपास भी काम नहीं करता, जो कंपास हम यूज करते हैं वो भी काम नहीं करता अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये कंपास की डायरेक्शन है। जैसे सपोज मान लो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर कंपास को लेकर जाता हूँ तो जो नीडल है वो कुछ इस तरह से लाइन होगी, मतलब नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है, साउथ जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये नॉर्थ किससे अट्रैक्ट हुआ? ये साउथ से अट्रैक्ट होगा। ये साउथ किससे अट्रैक्ट हुआ? ये नॉर्थ से अट्रैक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा कि भैया साउथ कहाँ है, कि साउथ ये रहा। अब ये कौन सा साउथ को बता रहा है? ज्योग्राफिकल साउथ को बता रहा है। ऐसे यहाँ जाएंगे, ऐसे यहाँ जाएंगे, तो ये किसी एंगल पर इंक्लाइन होता था। ऐसे हम आगे चल के पढ़ेंगे इंक्लिनेशन को क्या बोलता है। बाकी हमें कुछ नाम समझनी है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये वो नॉर्थ होता है जो हमारी उत्तर दिशा होती है, जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ज्योग्राफिकल साउथ ये हमारा वो साउथ होता है जो कि हमारी नॉर्मली साउथ डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट है। अर्थ को हम कैसे समझ सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर डायपोल बने हुए हैं। अब ये बार मैग्नेट रियलिटी में इतनी बड़ी होती है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जहां पर ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। ऐसे ही ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाला प्लेन जो है उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ऐसे ही मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला प्लेन भी हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। टर्म होती है, एक प्लेन होता है, मतलब हम वहां से अर्थ को अगर कट करते हैं तो उस लाइन से अगर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये अर्थ रोटेशन एक्सिस है, ये मैग्नेटिक पोल वाला एक्सिस है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक पोल है।
तो इन इससे पास होने वाला जो प्लेन होगा वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। मेरिडियन के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा इक्वेटर होता है। इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पोर्शन में तोड़ दे। इक्वेटर वो होता है जो अर्थ के मैग्नेट को दो इक्वल पोर्शन में तोड़ दे, वो इक्वेटर होता है। तो ये मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर है और ये मेरा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। तो ये कुछ टर्म हमें ध्यान रखनी है। मेरिडियन एक प्लेन होता है, हालांकि आपको जेईई नीट में तो ये चीजें पूछी नहीं जाएगी, क्यों होता है, कैसे होता है, डेफिनेशन क्या होती है, बस हमें फील करना है इस चीज को कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल साउथ हमारी साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ हमारी अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ हमारी अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाला प्लेन ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब समझो ध्यान से, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ में सबसे पहला हमारा आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हमने सपोज मान के चलो हम कंपास है, कंपास को हम कहीं लेकर गए। अब कंपास आपने इस तरह से देखा होगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पर आपका साउथ मेंशन होता है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ये ऐसा आपका कंपास है। अब नॉर्मली आपको पता है कि नीडल को नॉर्थ जो है वो ये होना चाहिए, यानी कि हमारे नीडल यहाँ रुकनी चाहिए, और साउथ नीडल जो है वो यहाँ रुकनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली में तो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, लेकिन हमारे नीडल कुछ एंगल पर रुकती है, ये कुछ एंगल पर रुकती है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी कि जैसे कि आप नॉर्मली देखो तो आपकी नीडल को स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेट होती नहीं है। अब ये एंगल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। भाई अर्थ पर अगर हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अमेरिका में मेजर करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, इस डी की वैल्यू कुछ और आएगी। अब ध्यान रखना, इसको माइनस डी लिया गया है, तो इधर की तरफ अगर ये नीडल आती है तो इसे प्लस डी लिया जाएगा। डिफरेंस करने का तरीका है, राइट हैंड साइड जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जाता है, डिफरेंस करने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज, तो ये हमारे पास जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। मतलब नॉर्मली हमारे निडल को सीधा रुकना चाहिए था, लेकिन हमारी मैग्नेटिक निडल सीधा नहीं रुकती, किसी एंगल पर रुकती है। मतलब वो नॉर्थ को एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं दिखाती, नॉर्थ से कुछ, अब ये एंगल 15 डिग्री भी हो सकता है ना, 20 डिग्री भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री भी ये हो सकता है ना। तो ये वो एंगल होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, अब ध्यान रहे, ये हमारा होता है मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये होता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे देखो यहाँ पर ब्लैक वाला जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, इससे जो क्रॉस हो रहा है हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये चीज हमारे पास होती है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यानी कि जो हमारी ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मतलब नॉर्मली कहने का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ये वो एंगल होता है जहां पर हमारी नीडल इंडिकेट कर रही है एक्चुअल नॉर्थ से। कंपास के थ्रू आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो, आपके मोबाइल में भी कंपास है, उस कंपास के थ्रू आप इसे आराम से विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो आराम से, आपको कंपास में ये दिख भी जाएगा। कंपास ओपन करके अगर हम देखना चाहें तो ये दिख भी जाएगा आपको। अलग अलग जगहों पे लेकर जाओगे तो वैल्यू चेंज होती है, नीडल हमारी चेंज होती है, रियल कंपास से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है, जिसे हम सिंपल सी बात में क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। टर्म याद रखनी है बस अपने को। दूसरा हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या होता है, नॉर्मली ये मान के चलो हमारा कंपास है, इधर नीचे की तरफ ये हमारा कंपास है, नॉर्मली नॉर्थ हमारा यहाँ पे है, साउथ हमारा यहाँ पर है, लेकिन ये कुछ इस तरह से बता रहा है ना, मतलब ये हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी मैग्नेट उस तरफ अलाइन हो रही है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हुई बात,
अब नॉर्मली ये तो हमें इस तरह देख रहे हैं, जब हम साइड में से कंपास की नीडल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कंपास की नीडल को कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना होकर कुछ इंक्लाइन हो जाती है, नीचे की तरफ बैंड हो जाती है। जैसे कि सपोज मान के चलो मैं यहाँ लेकर गया इस पॉइंट पर, तो नीडल कुछ ऐसे अलाइन हो रही है, जबकि उसे ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पर भी उसको ऐसे अलाइन होना चाहिए था, पर वो ऐसे अलाइन, ठीक है। तो ये इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। इसे एंगल ऑफ डिप भी कहा जाता है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी इसे कहा जाता है। मतलब नॉर्मली उसको ऐसे रुकना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था नीडल को, लेकिन सीधी नहीं रहती, वो थोड़ी सी इस तरह से झुक जाती है अपने आप। मतलब पहली चीज तो वो एक्चुअल नॉट पर इंडिकेट नहीं कर रही है आपको, नॉट से कुछ एंगल पर इंडिकेट कर रही है, उसे तो डिक्लाइनेशन कहेंगे। और साथ साथ वो स्ट्रेट ना रहकर थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दिस इज आवर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। जैसे कि हम कहते हैं नॉर्मली उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो ये है, नॉर्मली उसको इस तरह से रुकना चाहिए था, यहाँ पे इस तरह से उसको रुकना चाहिए था, पर वो ऐसे नहीं रुक रही, थोड़ा नीचे इस तरफ झुक रही है। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान समझो, हमने क्या देखा, पहली चीज तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से है। भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक? इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, क्योंकि ये तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ही पॉइंट कर रहा है। कितने एंगल पर है ये, मान के चलो कि थीटा एंगल पर है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? देखो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, जो कि हॉरिजन से किसी एंगल थीटा पर है। अब ये थीटा क्या है? हमारा एंगल ऑफ डिप। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप अलग अलग होता है, जैसे कि जब हम पोल पर जाते हैं, एट पोल्स थीटा विल बिकम 90 डिग्री, और इक्वेटर पे थीटा विल बिकम 0 डिग्री। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना ये चीज। ये भी बहुत बार पूछी गई है। पोल्स पर ये मैक्सिमम हो जाता है और इक्वेटर पे ये मिनिमम हो जाता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल पर है ये हॉरिजॉन से। तो इसके कंपोनेंट किए जा सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा बी एच, और ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा बी वी। बी एच से मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बी वी से मेरा मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, बी वी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी वी मेरा आ जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा, बी एच की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरा आ जाएगा बी कॉस थीटा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ होता है। अगर मैं बी निकालना चाहूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो जो बी आएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरे पास, देखो, अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालना चाहूँ, टेन थीटा मेरे पास हो जाएगा, देखो, बी वी अपॉन बी एच। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा बनाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास टेन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो ये मेरा टेन थीटा हो जाएगा, बी वी अपॉन बी एस से मेरा टेन थीटा बन जाता है। तो अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो इससे मैं एंगल निकाल सकता हूँ। देखा जाए तो ये एक वेक्टर की तरह है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये रहा, यानी कि ये जो कंपोनेंट हमारे पास होता है वो बी कॉस थीटा होता है। अब ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में थीटा यहाँ से मेजर करके दे दिया जाता है परेशान करने के लिए, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं जो हमने समझे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो अपन देखते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है।
नीट 2017 का ये क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 मिनट में आपको देता हूँ, इसको ट्राई करें, फिर अपन इसका आंसर देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपना? क्वेश्चन अपना कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या है वो अपन नोट कर लेते हैं। नोट क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में मार्क कर लेते हैं। जो नोट करेंगे, अपन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कंपटीशन में जितना कम पेपर वर्क करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। तो हम नोट नहीं करते हैं, मार्क कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, 250 टर्न्स, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके ऊपर ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे टोटल कैपिटल एन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल्स ऑफ लेंथ एल और बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है दिस इज द एल, और ये जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है दिस इज बी। कैरीज अ करंट आई, तो ये जो है मेरे पास इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है आई, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। चलो इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि बी भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी। एंगल हमें दिया है 1 थीटा, देखिए यानी कि एक एंगल मुझे दिया हुआ है 1 थीटा। आपसे पूछा है वर्क डन, हमसे क्या पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क। तो हमें पता है हमारा जो, अब देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी नो दैट वर्क डन कितना होता है हमारा, तो वर्क डन हमारा होता है एम बी कॉस थीटा। कितना होता है हमारा वर्क डन जो होता है हमारा, वो होता है एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा होता है अपना, वो लिखा जाता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। अब यहाँ पर m जो होता है मेरा, वो डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो एन आई ए, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है। लूप के लिए ध्यान रखना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ध्यान रखना फॉर लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए होता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन आई ए हो जाएगा इंटू बी। अच्छा, कॉस थीटा 1, थीटा ये मेरा थीटा 2 मान लेता हूँ उसको मैं, थीटा 1 जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। शुरुआत 0 से कर रहे हैं हम, कहाँ तक ले जा रहे हैं, कॉस 180 तक। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1, तो ये मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। कॉस 180 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1, और कॉस इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 NIAB। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करनी है। देखो मेरे पास n मुझे पता है, i मुझे पता है, b मुझे पता है। a को मैं क्या लिख सकता हूँ, l इंटू बी, l इंटू बी। सेंटीमीटर को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बाकी सारी जो है वो ऐसा यूनिट्स में है, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर है हमारा माइक्रो में चाहिए, तो माइक्रो को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। या आप चाहो तो माइक्रो को भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। बाकी वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 250 इंटू आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.85 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो को मैंने उसमें लिख दिया। एरिया मुझे निकालना है, लेंथ, ये मेरा हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ब्रेथ मेरे पास कितनी है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, ठीक है। ये मेरा एरिया हो गया, और बी मुझे दिया गया 0.85 टेस्ला। चलो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बनेगी, पहले मैं 10 की पावर को सॉल्व कर लेता हूँ। -6 -8 -10, तो ये तो मेरे पास 10⁻10 तो ये हो रहा है, ठीक है। जूल में है ये आंसर,
ठीक है, अब बाकी वैल्यू जो है मेरे पास, ये सारी वैल्यू है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है अपने को और आंसर निकालना है। मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कितना आंसर आ रहा है सबको। एक मिनट। तो अपना आ रहा है यहाँ पे 20.85 0.1 multiply by 2.25। तो ये मेरा आ रहा है लगभग 948.125 समथिंग ये वैल्यू मेरे पास निकल के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो लगभग मेरे पास बनेगी 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मेरे पास बनेगी है। तो जो मेरा आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मतलब 9 के समथिंग आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर निकल के आंसर आ रही है। क्लियर? तो ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बनता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर आंसर। बस में मेन फॉर्मूला जो था वो यहीं पर था, बाकी तो अपना क्वेश्चन कुछ सेम है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी ऐसे से रिलेटेड है, सेम इस तरह से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अ बार मैग्नेट इज हैंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। हो गया? चलो देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बार मैग्नेट इज हंग बाय थिन कॉटन थ्रेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो हमसे क्या कहा गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को लटका दिया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड को मान लेता हूँ बी। मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा वो बी है, और उसे हम इक्विलिब्रियम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम की। अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम में, ध्यान रहे हमारे पास जो एनर्जी होती है, अब यहाँ पर जो बात है यहाँ पर वो अपने को आगे पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट। एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास माइनस टाइम एम बी, माइनस टाइम एम बी। ठीक है, ये हमारे पास होती है, एम बी कॉस थीटा होती है रियलिटी में। पर हमारे पास इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी हो जाएगी, एम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो जीरो पर होता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलो, अब बात करते हैं उसको हमने कहाँ तक ले गए, 60 तक ले गए। तो हम कह सकते हैं फाइनल स्टेट पे क्या हो जाएगा, u, ये मेरे पास u इनिशियल है, ये मेरे पास u फाइनल है, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2। तो ये मेरे पास जाएगा माइनस का एम बी बाई टू। अच्छा, चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा यू मेरे पास हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल है मेरे पास एम बी बाई टू, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये एम बी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2, तो ये मेरा बचेगा -1 + 2 एम बी। तो ये मेरा बचेगा एम बी बाई टू। अब उसने पूछा है ये जो एनर्जी है, ये जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा यू, ये वर्क डन, यानी कि उसको जीरो से इक्विलिब्रियम से 60 तक घुमाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा, डब्ल्यू। तो ये एनर्जी ही तो वर्क डन है।
तो ये W करना पड़ा, तो यहाँ से MB की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 2W, क्योंकि मुझे W की फॉर्म में आंसर बताना है। चल, ये तो हुई। अब बात हमसे पूछा है टॉर्क बताओ, हमसे क्या पूछा है उसने, टॉर्क बताओ। अब हम टॉर्क बता देंगे भैया, टॉर्क हमारा कितना होता है, टॉर्क हमारा होता है MB साइन थीटा। तो हमें पता है टॉर्क कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, MB साइन 60। खत्म। MB की जगह MB की वैल्यू रख देंगे 2W, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √3/2। टू ने टू को मार दिया, तो जो टॉर्क मेरे पास आ जाएगा वो √3W हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मेरा जो आंसर है यहाँ पर वो बी है। बी इज द राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, समझ के क्वेश्चन पढ़ना है। और जितना कम पेपर वर्क करोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसमें जो अपना आंसर है वो बी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ m। अच्छा, जिन बच्चों ने पहले लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट वाला, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं एम बी कॉस थीटा, एम बी साइन थीटा कहाँ से ला रहा हूँ, है ना। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, तभी उनको ये चीज क्लियर होगी, अदरवाइज उन्हें परेशानी आ रही होगी अभी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में हमें एक डाइपोल दिया हुआ है जो किसी एंगल पर बैंड है। अब मैं एंगल आपको दे देता हूँ, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पर ये बैंड है हमारा डाइपोल। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। तो इसको आप नॉर्थ मान लो, इसको आप साउथ मान लो। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, यानी कि बार मैग्नेट है, लेंथ L है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका M दिया हुआ है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो M दिया हुआ है, आर्क की फॉर्म में से बेंड किया है। हमसे पूछा है बताओ भैया न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, M रहेगा या बदल जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो बता देता हूँ कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। जब भी हमें बार मैग्नेट दी जाए, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाता हूँ इसका। बेसिक क्या कहता है, जब भी हमें एक बार मैग्नेट दी हुई है, ये उसके नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, पोल स्ट्रेंथ जो है वो इसकी M होती है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ M होती है, इनके बीच का जो गैप है वो 2L होता है। तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कैपिटल M आता है वो आता है M × 2L। अब ध्यान रखना ये जो 2L है, यानी ये जो L है, ये परपेंडिकुलर होती है, यहाँ से पॉइंट से परपेंडिकुलर होती है। अगर अब इस वाले केस में क्या है हमारे पास, इसको आप 2L नहीं कहोगे, 12 ये नहीं है, 12 ये है, यहाँ पर ये आएगी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आएगी, तो इस केस में हमारा जो डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा M × 2R, M × 2R लिखा जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पर थीटा भी है। अब देखो यहाँ पर M × 2R लिखा जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे अब मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है लेंथ की टर्म में। मुझे क्या निकालनी है, मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है लेंथ की टर्म में। तो चलो इस R को अपन कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, वो निकालते हैं। देखो अब ध्यान समझो, यहाँ पर ये वाले गैप जो है हमारे पास, ये R है, ये वाला गैप जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, R है। और अब देखो अगर यहाँ पे अपन इसको एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसको, तो ये एंगल जो है मेरा 30 बन जाएगा, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना बनेगा बताओ, 90 + 30 60।
ये वाला एंगल जो है मेरे पास ये 60 बन जाएगा। सही है। अब देखो इसको कैसे करना है अपने को यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल बनेगा अपना, ये वाला एंगल, ये 30 बनेगा 60 का हाफ। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये वाली वैल्यू रखनी है। अब ये वाली वैल्यू, इसको मैं एल नाम दे देता हूँ। ये हमारी रेडियस है आर। इस आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर ये जो अपना आएगा, ये आर जो अपना बनेगा, ये आर अपना क्या बनेगा, एल की टर्म में बनेगा। ये जो अपनी साइड है। अब इस एल को मैं आर की टर्म में, इसको मैं यहाँ एल कर देता हूँ। इस एल को मैं आर की टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो ये हमारा थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइट, तो यानी कि साइन आ जाएगा। तो ये मेरा लिखा जाएगा, एल को मैं लिख सकता हूँ 2r साइन 30। अब ध्यान समझना मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब ध्यान रखो, जब भी हमें बार में, तो ये जो लेंथ होती है ना, ये इस तरह की डायरेक्ट वाली लेंथ होती है, इसे हम मैग्नेट की लेंथ कहेंगे। जो 12 होता है वो ये होता है, यानी कि पोल के बीच की जो लेंथ होती है वो आती है यहाँ पर, दोनों पोल्स के बीच की लेंथ। तो ये हमारे पास लेंथ आएगी। तो ये पूरी लेंथ 12 है, तो ये लेंथ जो है ये एल हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो ये मेरा बन जाएगा एल आर की टर्म में आर साइन 30। तो ये तो मैं अब आर की वैल्यू कहाँ से निकालू, तो मुझे पता है। अब देखो पूरा सर्कल अगर चलता तो 2 पाई आर होता, लेकिन ये पूरा सर्कल ना चल के कितना चला है, पूरा सर्कल ना चल के ये कितना सर्कल चला है, ऑलरेडी 60 डिग्री सर्कल ये घूमा है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो ये मेरा आ जाएगा भैया अपना टोटल ये पाई/3 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो ये जो आर्क मेरा होगा, आर्क की लेंथ अगर मैं बात करूं, ये जो लेंथ होती है आर्क की, वो होती है मेरे पास थीटा इंटू आर। आर्क की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं एल डैश कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये मेरे पास एल डैश है, आर्क की लेंथ है ये। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा हमारा, एन की हो जाएगा पाई/3 आर। तो यहाँ से आर जो आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा 3 एल डैश बाय पाई। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये मेरा बन जाएगा एम इंटू 2, ये मेरे पास आ जाएगा देखो एल डैश अपॉन पाई इंटू 3, और ये साइन 30 मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2। तो ये मेरा हो जाएगा देखो 3 m l डैश/पाई। ठीक है, ये जो m l डैश है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा जब इसको बैंड नहीं किया होगा तब। जब इसको बैंड नहीं किया होगा तब तो ये सीधा था, उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो कितना होगा m। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 M/5। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। जब इसको बैंड, अब ध्यान समझो, जब बैंड नहीं किया था उस केस में, जब ये स्ट्रेट थी तो ये लेंथ हमारे पास एल डैश थी, उस केस में हमारा डायपोल मोमेंट जो था वो m इंटू एल डैश था, जब बैंड नहीं किया था। बैंड करते ही ये 3/पाई टाइम हो जाएगा पुराने वाले का। तो ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे मैं कहूँगा m/2 नहीं है ये वाला आंसर है ना। आंसर गलत मार्क हो रहा है इसलिए इस पे ना जाए, ये आंसर है इसका, डी आंसर है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर करने का तरीका होता है। जब भी ध्यान रहे, हमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है विच following figure shows the arrangement of a bar magnet in different configuration. Each magnet has a magnetic dipole moment m. Which configuration has highest magnetic dipole moment? हमसे बताया, बताओ किसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हाईएस्ट रहेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चेक कर लेते हैं, सबके लिए निकाल के देख लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है कहाँ से, साउथ से नॉर्थ, ध्यान रखना, साउथ से नॉर्थ। नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आती है, साउथ से नॉर्थ हमारे। तो यहाँ पर देखो ए के लिए बात करता हूँ, तो एक तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसके लिए मैं मान लेता हूँ m1 है या m है, सेम होगा दोनों का, कि मैग्नेट सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल मैग्नेट है ये ना। और इसके लिए हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी m, इसके लिए भी m, एंगल कितना 90। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा m और ये हमारा m वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
एंगल कितना 90 डिग्री, तो एम नेट जो निकल कर आएगा मेरा वो आ जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m। चलो ये तो हो गया फर्स्ट वाले का। बी वाले की बात करता हूँ। बी वाले में देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एम और एम। तो एम नेट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट ये तो हो ही नहीं सकता, तो बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गया अपना। तो बी वाला ऑप्शन तो अपना वैसे ही सही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा ये एंगल आपको 30 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है। चलो सी वाले केस की बात करते हैं। सी में देखो, ये हमारा 1, ये हमारा 2, एंगल कितना 30, तो ये हमारा एम हो जाएगा और ये हमारा एम हो जाएगा। एंगल हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमारा एम नेट जो निकल कर आएगा m² + 2m² sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। sin 30 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी cos 30 है, यहाँ पर cos 30 आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3/2। 2 ने 2 को मार दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2m², ठीक है। और यहाँ पर अपना m², तो m² को अगर अपन बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी m√2 + √3, ठीक है। ऐसे डी में देखो, एंगल हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है ये, तो 60 डिग्री के केस में हमारे पास एम नेट जो आएगा वो आ जाएगा, देखो m² में डायरेक्ट ले देता हूँ, 2m² इंटू 1/2, यानी कि ये वैल्यू आती है मेरे पास √3m। बस अब चारों को कंपेयर कर लो कौन सबसे बड़ा है इनमें। तो इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा आपका सी वाला सबसे बड़ा है। सी वाली वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास √2m √3m में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो ये वाली वैल्यू। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हाईएस्ट रहेगा। क्लियर। अब देखो हमने दो तरह के पैटर्न देखे। हमने मैग्नेट को मोड़ने वाला भी देखा और मैग्नेट को किसी एंगल पर रखने वाला भी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। आई होप ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको अच्छे समझ में आ गए। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी वर्क के ऊपर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। एक बार मैं आपको 2 मिनट देता हूँ ट्राई करने के लिए। ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। सीन पोज करके एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए देखो, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, वर्क टॉर्क और इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आते भी हैं जनरली। ये सिंपल देखो, हमसे क्या कहा गया, एक मैग्नेटिक मिरर है जो कि पैरेलल रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है पी। तो मैं इसको यही लिख देता हूँ कि भैया ये मेरा पी है। कितना डिग्री घुमाना है, 60 डिग्री। तो मुझे पता है जो मेरा वर्क डन होता है वो लिखा जाता है m/b cos θ1 - cos θ2। यहाँ पर ध्यान रहे θ1 मेरे पास कितना है 0, क्योंकि पैरेलल है। θ2 मेरे पास कितना है 60 डिग्री। बस वैल्यू पुट करते हैं तो ये मेरा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन मेरे पास कितना आया,
तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो एम बी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 यानी कि MB/2। तो यहाँ से MB की वैल्यू मैं निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2W यानी कि 2√3 जूल। ये मेरे पास MB आ गया। ठीक है, ये तो हो गया वर्क डन। टॉर्क हमारे पास कितना होता है, MB साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास कितना है, 60 है। एम की जगह एम की वैल्यू दूंगा तो टॉर्क मेरे पास कितना आ जाएगा। अब हमसे टॉर्क ही पूछा है तो टॉर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, √3/2। खत्म, ये मेरे पास आ जाएगा 3 जूल। कंप्लीट। दो स्टेप में आंसर है ये दोनों पद, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले याद होने जरूरी है तो ही काम बनेगा। और फॉर्मूले याद होने के साथ साथ उसे लगाना भी आना चाहिए, है ना। अपन को फॉर्मूले याद हैं लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूले हमें यूज भी करने आने चाहिए। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो 3 जूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is placed in uniform magnetic field, the magnet is in stable equilibrium when potential energy। अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। चलो देखो, ध्यान रहे स्टेबल इक्विलिब्रियम भाई, नॉर्मली हमारे पास जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन हमारा होता है MB cos थीटा। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होती है रियलिटी में, तो है ना। तो MB cos थीटा बोलते हैं माइनस टाइम। तो ये हमारे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्विलिब्रियम के केस में ये -MB होता है। तो ये cos 0 थीटा जो होता है वो 0 होता है उस केस में। इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जो होता है वो 0 होता है। ये मेरा हो जाएगा -MB। बस वैल्यू पुट करनी है। M मेरा डाइपोल मोमेंट है 4 पॉइंट -4 इंटू, ये मेरा हो जाएगा 0.116। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। और ये अपना आना चाहिए लगभग लगभग 0.064 जूल। खत्म, इतना सा ही क्वेश्चन था। अब सोचो कितना इजी क्वेश्चन उसने पूछा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। चलो ये हमारा क्वेश्चन है नीट का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। नीट 2019 का क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा। At a point of Earth's surface, the angle of dip is +25 and at point of B it is -25। क्या इंटरप्रेट करते हो आप उसके ऊपर, बताओ क्या आंसर होगा अपना। देखो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, जब हम अर्थ सरफेस पे कि जब हमारा एंगल, अब ये आपको याद रखना है, जब हमारा एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव है उस केस में हम, सीधी सी बात है, पॉजिटिव का मतलब है हम राइट, यानी इस मत का मतलब हो गया इस टाइम पर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और जब ये नेगेटिव होगा इस टाइम पर हम साउथर्न हेमिस्फीयर में। सोचना था, क्लिक करना था। पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ, ये याद भी रखिएगा, अच्छी बात। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होने के लिए हमारा एंगल ऑफ डिप जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने पिछले पिछली वाली वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो उस केस में देखो हमारा ये जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब इस केस में हमारा एंगल जो है पॉजिटिव हो जाएगा कि हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है।
और इधर के साइड पे जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह से लाइन होगा, मतलब एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव है मतलब हम साउथर्न हेमिस्फीयर, और अगर पॉजिटिव है मतलब हम इसमें है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, है ना। मैंने आपको चीज समझा भी दी। चलो, तो इसमें ये अपना आंसर डी था। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके आगे और टॉपिक्स जो हैं अपने, जैसे कि अपने फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज मैं आपको पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।